नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। चिकित्सा कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को मध्य गाजा शहर दई अल बला में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमा हुई इजरायली हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 15 लोग मारे गए। चिकित्सकों का कहना है कि गाजा के स्वास्थ्य केंद्र में कतार में खड़े बच्चे इजरायली हमले में मारे गए हैं। इसका एक फुटेज मेरे पास है, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं। इस फुटेज में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि दो लोग जो चलते हुए जा रहे हैं, उन पर बमों की वर्षा आसमां से हुई है और उसके बाद का जो दृश्य है अस्पताल के अंदर का, वो दिल दहलाने देने वाला है। मैं उसका आवाज म्यूट करके आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये हमारे पास स्ट्राइक के कुछ फुटेज थे जो आप देख सकते हैं कि दो लोगों के साथ सीधे टक्कर मारी गई जब वे प्रोजेक्ट होप क्लिनिक के खुलने का इंतजार कर रही महिलाओं और बच्चों के एक समूह के पास से गुजर रहे थे। वीडियो के में यह क्षण दिखाया गया है कि जब अमेरिकी स्थित प्रोजेक्ट होप द्वारा संचालित गाजा क्लिनिक के पास इजरायली हवाई हमलों में 10 बच्चों की मौत हो गई। इसराइल का कहना है कि ये हमास के एक कार्यकर्ता को निशाना बना रहे थे, लेकिन चैरिटी इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रही है। गाजा के अक्सा मार्टस अस्पताल में कहा गया कि हमले में मारे गए लोगों में 8 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटा 2 साल का और सबसे बड़ा 14 साल का था। अस्पताल ने कहा है कि ये 3 महिलाएं और 4 पुरुष भी इसमें मारे गए हैं। रियल टाइम फुटेज में चीख पुकार के बीच कई बच्चे बेसुध पड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ घायल दिखाई दे रहे थे। एक अन्य वीडियो में कई बच्चों को खून से लथपथ और बेसुध पड़े हुए एक गाड़ी में ले जाते हुए दिखाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हम हमास के एक आतंकवादी को निशाना बना रहे थे, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों के हमास में एक आतंकवादी को निशाना बनाया था। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ इस क्षेत्र में कई घायल व्यक्तियों की रिपोर्ट से अवगत है। घटना की समीक्षा की जा रही है। आईडीएफ को असंबद्ध व्यक्तियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए खेद है और ये यथासंभव नुकसान का कम करने का प्रयास कर रहा है, इजरायली सेना ने एक बयान में कहा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक ने कहा कि हमला एक चिकित्सा केंद्र के पास हुआ जहां महिलाओं को बच्चों का फार्मूला दिया जाता है। अमेरिकी सहायता संगठन प्रोजेक्ट होम ने कहा कि हमला उसके एक स्वास्थ्य क्लिनिक के ठीक सामने हुआ जहां लोग कुपोषण, संक्रमण, पुरानी बीमारियां और अन्य के इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। संगठन के सीईओ रवि तोरबे ने कहा कि क्लिनिक का स्थान इजरायली सेना के साथ साझा किया गया था। तोरबे ने यह भी कहा कि यह एक विवाद मुक्त जगह थी। जिन्होंने एक बयान में कहा, प्रोजेक्ट होप के स्वास्थ्य क्लिनिक गाजा के एक शरणास्थली जहां पर लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, महिला गर्भावस्था और देखभाल प्राप्त करती हैं, लोग कुपोषण का इलाज करवाते हैं और भी बहुत कुछ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिर भी आज सुबह निर्दोष लोगों को बेरहमी पर हमला किया गया जब ये दरवाजा खोलने का इंतजार करते हुए कतार में खड़े थे। भयभीत और दुखी होकर हम सब ठीक हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। फिलिस्तीन के लिए एमएसएफ के उप चिकित्सा समन्वयक डॉक्टर महमूद अबी मुगासिब ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया हो। दक्षिणी गाजा में अल मवासी से बोलते हुए मुगैसिब ने जोर देकर कहा कि इजराइल द्वारा गाजा पर आंशिक रूप से नाकाबंदी हटाने के बावजूद सहायता और दवाओं की पहुंच में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हर दिन सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं जब वे सहायता वितरण केंद्रों पर अपने खाने के पैकेट या पार्सल लेने जाते हैं। गाजा एड फाउंडेशन के कई कैंपों पर इस तरीके के हवाई हमले होकर जब लोगों को मारा जा रहा है तो ये तय है कि एड के नाम पर कत्ल किए जा रहे हैं, जगह को खाली कराया जा रहा है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इजराइल ईरान वॉर में ज्यादा मौतें फिलिस्तीन में हुई थी। तो ये इजराइल ईरान वॉर जो थी वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी जिसमें रिवियरा बनाने के लिए फिलिस्तीन को खाली कराने की पूरी कवायद की जा रही है। मुगैसिब ने बताया कि गाजा की आबादी पूरी तरीके से थकी हुई है, टूटी हुई है और कहा कि गाजा में आशा वास्तव में एक नाजुक शब्द है। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और जमीनी कार्रवाई का विस्तार किया है, जबकि दोहा में वार्ताकार बंधकों को रिहा करने, एक अस्थायी युद्ध विराम स्थापित करने और तबाह पट्टी में और अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने गाजा पट्टी में लगभग 3,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच हमास ने इजरायली सेना से खिलाफ गुरिल्ला शैली के हमले जारी रखे हैं और इस अवधि के पट्टी में विभिन्न हिस्सों में 20 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, जिनमें इस हफ्ते उत्तरी शहर बेत हनून के में मारे गए 5 सैनिक भी शामिल हैं। इजरायली सेना और चिकित्सा सेवाओं के अनुसार
गुरुवार को यरूशलेम के दक्षिण में गुश एतियांच जंक्शन पर एक हमले में एक 20 वर्षीय इजरायली व्यक्ति मारा गया। आईडीएफ ने कहा है कि 2 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने खत्म होने से पहले गोलीबारी और चाकू से हमला किया था। गुत एजियान कब्जे वाली पश्चिमी तट की एक बस्ती समूह है। एक सुरक्षा सूत्र ने बाद में बताया कि दोनों हमलावर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पुलिसकर्मी थे, जिसमें इजराइल के कोई पूर्व रिकॉर्ड या पूर्व गिरफ्तारी नहीं है। अब हम बात करते हैं अमेरिका का जो ब्राजील पे टैरिफ लगा है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसका रीजन जो है अमेरिका की सरकार क्या दे रही है। ये दूसरे देश की जो चुनी हुई सरकार पे किस तरीके से दखल देकर पुराने प्रेसिडेंट को बचाने की कवायद हो रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी रही है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भारत हो या कोई अन्य देश हो, उनकी अगर रिजीम्स जो हैं वो अमेरिका के फेवर में नहीं होती तो अमेरिका उन रिजीम्स को बदल देता है और अपने पुराने लोगों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कवायद करता है। अमेरिका ने ब्राजील पर टैरिफ लगाया है, जिससे उनके अन्य सहयोगियों के साथ व्यापार और व्यवसाय पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्राजील के आयात पर 9 जुलाई 2025 को घोषित 50% टैरिफ लगाने से न केवल अमेरिका और ब्राजील के बीच बल्कि अन्य सहयोगी देशों के बीच भी व्यापार और व्यावसायिक संबंधों पर गहरा असर पड़ा है। हम इस वीडियो में इस राजनीतिक प्रभाव और अन्य सहयोगियों के साथ व्यापार और व्यवसाय पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ब्राजील के साथ राजनीतिक प्रभाव, ये टैरिफ है जो अप्रैल 2025 में लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ से काफी ज्यादा है। स्पष्ट रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस आपत्ति से जुड़ा है जिसमें उन्होंने 2022 के कथित तौर पर तख्ता पलट की कोशिश करने के लिए अपने करीबी राजनीतिक सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर ब्राजील द्वारा मुकदमा चलाए जाने पर आपत्ति जताई थी। ट्रंप ने इस टैरिफ को बोल्सोनारो के खिलाफ शिकार के प्रतिशोध के रूप में पेश किया है, जिसमें उन्होंने ब्राजील पर अनुचित व्यापार प्रथाओं और अमेरिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमलों का आरोप लगाया है। जबकि अमेरिका का ब्राजील के साथ व्यापार 2024 में $7.4 बिलियन तक हुआ है। इस कदम किसी अन्य देश की घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए टैरिफ के अभूतपूर्व उपयोग को दर्शाता है। एक तरफ से टैरिफ को एक हथियार बनाया जा रहा है जो दूसरी सरकारों को झुकने पर मजबूर करती है। भारत में भी आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को झुकाया गया 0% टैरिफ के लिए, क्योंकि अदानी की एसईसी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की एक फाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। और ऐसा ही कुछ वो ब्राजील के साथ भी अब करना चाहते हैं, जिससे ब्राजील की संप्रभुता, उसकी रिपब्लिकन, जिससे ब्राजील की संप्रभुता में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला दा सिल्वा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ब्राजील के नए आर्थिक पारस्परिक कानून के तहत पारस्परिकता का संकल्प लिया, जिसमें अमेरिकी वस्तुओं पर संभावित जवाबी शुल्कों का संकेत मिला। लूला ने ब्राजील की संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि किसी के भी उपदेश को स्वीकार नहीं करेंगे और ब्राजील के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे के ट्रंप के झूठे दावों को चुनौती देंगे। यह वृद्धि से व्यापार युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ब्राजील आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए विमान ईंधन और अर्धचालक जैसे अमेरिकी उत्पादों पर लक्षित शुल्क लगाने का विचार कर रहा है। डॉलर के मुकाबले ब्राजीली रियल 2% से ज्यादा गिर गया है और कॉफी, मांस और इस्पात जैसे उद्योगों में संभावित व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो इस शुल्क ने ब्राजील को ध्रुवीकरण कर दिया है। बोल्सोनारो के समर्थक, जिनमें उनके बेटे एडुआर्डो भी शामिल हैं, ने इसे एक जीत मानते हुए इसका श्रेय ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंधों को दिया है। हालांकि ब्राजील के व्यापारिक नेता, यहां तक कि बोल्सोनारो के समर्थक भी कॉफी और कपड़ा जैसे निर्यात क्षेत्रों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह टैरिफ ब्राजील की न्यायपालिका को नाराज करके बोल्सोनारो पर उल्टा असर डाल सकता है, जबकि लूला चुनाव के पहले अपनी घरेलू लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसे विवाद का फायदा उठा सकते हैं। ब्राजील पर अमेरिकी टैरिफ जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका सहित 20 से ज्यादा देशों पर लागू टैरिफ की एक व्यापक लहर का हिस्सा है, जिसमें दरें 20% से 40% तक हैं और ये 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है। ये टैरिफ 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप के मुक्ति दिवस लिबरेशन डे कार्यकारी आदेश के तहत व्यापार घाटे पर राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ के बाद है। ये आक्रामक टैरिफ रणनीति ने सहयोगियों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिसमें एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता और वैश्विक व्यापार मानदंडों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल
उठ रहे हैं। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन को 20% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 2 वर्षों से उनकी जीडीपी वृद्धि दर में 0.3% की कमी आ सकती है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों को टैरिफ को मौलिक रूप से गलत बताते हुए इसकी आलोचना की है और तर्क दिया है कि ये सभी पक्षों को लाभ पहुंचाने वाली वैश्विक व्यापार प्रणाली को कमजोर करते हैं। ईयू इस प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है और तनाव बढ़ने से बचने के लिए बातचीत जारी है। हालांकि यूरोपियन डिजिटल नियमों की धमकी सहित ट्रंप के कार्यों ने विश्वास को कम किया है और एक सहयोगी के रूप में अमेरिका को विश्वसनीयता की चुनौती दी है। कनाडा और मेक्सिको की यूएसएमसीए अनुपालन ना करने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें यूएसएमसीए अनुपालन वाले व्यापार को छूट दी गई है। कनाडा की अर्थव्यवस्था मंदी के खतरे में है। जेपी मॉर्गन ने 2025 में चौथी तिमाही तक वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 1.4% की गिरावट का अनुमान लगाया है। फेंटेनाइल और प्रवासन को लेकर तनाव ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने पहले ही घरेलू नीतियों को प्रभावित करने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जैसे कि कोलंबिया का निर्वासन रुख। एशिया प्रशांत सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया पर भी 24% और अघोषित टैरिफ का सामना कर रहे हैं, जिसमें छूट के लिए बातचीत करने के लिए राजनीतिक प्रयास अब शुरू हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया छोटे और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव की आशंका जता रहा है, लेकिन बातचीत में समाधान की उम्मीद बनाए हुए है। 10% टैरिफ की मार झेल रहे ऑस्ट्रेलिया भी इस कदम में अतार्किक और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बता रहा है। ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका पर उनके अमेरिकी विरोधी शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 10% टैरिफ से तनाव बढ़ गया है। रूस और चीन के साथ अपने संबंधों के साथ साथ ब्रिक्स में ब्राजील की भूमिका ने अमेरिकी जांच को आकर्षित किया है, जिसमें एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में उसकी स्थिति और जटिल हो गई है। टैरिफ वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए खतरा है। विशेषज्ञों ने संभावित अमेरिकी मंदी और उपभोक्ता के लिए कीमतों की वृद्धि की चेतावनी दी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मई 2025 में फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा टैरिफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम आईईईपीए का उपयोग अवैध था, लेकिन स्थगन उनके अपील लंबित रहने तक जारी रखने की उम्मीद देता है। औसत अमेरिकी टैरिफ दर 16% तक पहुंच सकती है, जो 1941 के बाद से सबसे अधिक है, जिससे अमेरिकी परिवारों को लागत अनुमानित रूप से $1200 प्रति वर्ष प्रति परिवार बढ़ने का खतरा है। ब्राजील के लिए 50% टैरिफ अमेरिका के साथ उनके $92 बिलियन के व्यापार संबंधों को बाधित कर रहा है, विशेष रूप से कॉफी, स्टील और कच्चे तेल के निर्यात को प्रभावित कर रहा है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि यदि चीन और यूरोपियन संघ पर उच्च टैरिफ व्यापार प्रवाह को मोड़ देते हैं तो ब्राजील बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। वैश्विक स्तर पर यूरोपियन संघ और चीन जैसे सहयोगियों द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति का जोखिम उठा सकते हैं। अमेरिकी व्यवसाय, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र, कुछ ही हफ्तों में मूल्य वृद्धि और कमी की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ रणनीति, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार मानदंडों के बदलाव का संकेत देती है, जिसमें सहयोगियों से अलगाव का खतरा है। ब्राजील की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए टैरिफ के इस्तेमाल की आलोचना की गई है और इसे एक अतिक्रमण बताया गया है, जिससे अन्य देशों को जवाबी कार्रवाई करने या ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक व्यापार समूहों की तलाश करने का प्रोत्साहन मिल सकता है। ब्रिटेन और यूरोपियन संघ जैसे सहयोगी कूटनीति पर जोर दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक अनिश्चितताएं नाटो और अन्य सहयोगी ढांचों को कमजोर कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार। जय हिंद।